हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 है आपका होम साइंस का खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। ये उसका पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके उसे देखिए और फिर पार्ट 2 को देखिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक टर्म्स जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी तो फिर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था इसमें वो है खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधन विधियों की मूलभूत संकल्पनाएं निम्नलिखित है। अब जो खाद्य पदार्थ है उसको हम किस तरीके से नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी कि खराब होने से किस तरीके से बचा सकते हैं। तो इसमें आपकी कुछ हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है ऊष्मा का अनुप्रयोग। जो ऊष्मा है, ऊष्मा यानी कि जो आपका तापमान है, गर्म तापमान, यानी कि हम उसको गर्म करके बचा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ तो दूध होता है, जब हम गाय का फ्रेश दूध लाते हैं बाहर से, ठीक है, थैली वाला नहीं कह रही, गाय का कह रही हूँ, सिंपल, या फिर भैंस का लगा लीजिए, ठीक है, वो लाते हैं हम बाहर से। तो उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में आपकी जो मम्मी होंगी वो उसे क्या करती होंगी, वो उसे गर्म करती होंगी। अब उसे गर्म करने के दो कारण निकलते हैं। पहला कारण तो आपका ये होता है कि ताकि दूध खराब ना हो। दूसरा कारण आपका होता है कि गर्म करने के बाद उससे जो मलाई होती है, जो ऊपर की बहुत अच्छी सी मलाई निकलती है, वो सेपरेट हो जाती है और दूध सेपरेट हो जाता है, यानी कि मलाई और दूध जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। मलाई तैरती हुई ऊपर आके जम जाती है और फिर हम उसे निकाल के बटर जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ तो हो गई होगी क्लियर कि हम उसे गर्म क्यों करते हैं। उसके 2 रीजंस मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसे खराब होने से बचा सकते हैं। उसके बाद है जल को हटाना। जल को हटाने की प्रक्रिया को निर्जलीकरण भी बोलते हैं। निर्जलीकरण का अर्थ ही ये होता है कि जिसमें से पानी जो है वो उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया हो। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो आपने अचार खाया हुआ है, ठीक है। अचार जो होता है उसमें से पानी बिल्कुल अलग कर देते हैं। पहले हम अपने जो मैंगो है, अगर हम उसका अचार बना रहे हैं तो उसको पहले वॉश करके फिर धूप में सुखाना होता है, ताकि उसके अंदर से जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सूख जाए, और जिससे कि क्या हो, हमारा अचार काफ़ी लंबे समय तक चल सके। तो ये आपके जो प्रोसीजर्स हैं, यानी कि जो आपके स्टेप्स हैं, जो आपके प्रोसेस हैं, वो बता रही हूँ। आपको परिभाषा में पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं, उसकी 2 विशेषताएं बताइए या फिर उसके 2 लाभ बताइए। तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर उसके 2 उदाहरण बताइए। तो उदाहरण भी दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण दें तो हम पापड़ बनाते हैं आटे से। आटे से पापड़ बनाने के बाद हम उसे धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाया जाता है? ताकि वो लंबे समय तक चल सके, ठीक है। तो क्लियर है। उसके बाद है भंडारण के समय ताप को कम करना। अब तापमान जो है, ताप मीन्स तापमान, तापमान को कम करने का अर्थ यहाँ पे हीमीकरण हो जाता है। इस प्रोसेस का दूसरा नाम होता है हीमीकरण। आपको आपकी बुक में हीमीकरण के नाम से दिया हुआ होगा, ठीक है। हीमीकरण से ध्यान से समझना है, हीमीकरण को इंग्लिश में फ्रीजिंग बोला जाता है। अब जो आपका हीमीकरण होता है उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स होती हैं वो सभी कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हीमीकरण, यानी कि जब हम अपने खाद्य पदार्थ का भंडारण कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, तो जहाँ पर हम उसे स्टोर कर रहे हैं वहाँ के तापमान को कम कर दिया जाए। जैसे कि आप सभी अगर पैकेट के दूध को लाते हैं, दही को लाते हैं, और उसे आपको अगले दिन तक चलाना है, तो आप उसे फ्रीज में जो है रखते हैं, फ्रीज नहीं, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। फ्रीज़र में नहीं रखते हैं हम, फ्रीज़र में रखेंगे तो बर्फ़ जम जाएगी। अब फ्रीज़र में क्या चीज़ रखी जाती है और रेफ्रिजरेटर में क्या चीज़ रखी जाती है वो भी बताती हूँ। जैसे कि आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें 2-3 कॉलम होती हैं, ठीक है। 2-3 आपके जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का आपको नीचे अलग से कैरेट दिखती है पूरी की पूरी, उसमें हम रख सकते हैं। और ऊपर आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ में टॉप में आपको क्या मिलता है, फ्रीज़र मिलता है, जिसमें कि हम बर्फ़ जमाते हैं, आइसक्रीम। तो वो खाली आइसक्रीम और बर्फ़ के लिए नहीं होता है, उसके भी काफ़ी अलग अलग यूजेस हैं। जैसे कि आपके जो फ्रूट और वेजिटेबल्स का, सब्जियों का और फलों का जो आपका डिब्बा होता है उसमें हमें सब्ज़ी और फल रखने होते हैं, क्योंकि आपकी सब्ज़ी और फल अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो वो 1 वीक तक तो पूरे के पूरे चलती हैं। 1 वीक का अर्थ क्या है, 1 हफ्ते तक पूरे के पूरे वो आराम से चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते,
ठीक है। अब जैसे कि आलू और प्याज है, उन्हें हम फ्रीज़र में और रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो बाहर भी 1 हफ्ते तक आराम से चल जाते हैं, 1 से 2 हफ्ते तक। ठीक। अब ऐसे ही जो आपका फ्रीज़र है जिसमें हम आइसक्रीम जमाते हैं, तो उसका दूसरा यूज़ क्या होता है, जो आपका मीट होता है यानी कि जो मांस होता है वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी, क्विकली। यानी कि अगर हम उसे 1-2 घंटा नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए उसको फ्रीज़र में रखा जाता है। ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए जो आपकी मछली होती है उसे काफ़ी लोग खाते हैं, तो क्या दिल्ली में मछली कैसे आती है, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि जो समुद्र से लगते हुए स्टेट्स हैं, हमारे राज्य हैं, वहीं से हमें मछली मिलेगी और वो दिल्ली में आएगी। ठीक है। तो जो उसका पूरा का पूरा व्यापार हो रहा है, इतनी दूर से वो यहाँ पे आ रही है, तो उसको किस तरीके से बचा के लाया जाता है, उसका प्रोसेस आपका हिमीकरण ही होता है। जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं, उसमें फ्रीज़र होता है पूरा का पूरा, और उसके अंदर इन सभी चीज़ों को रखा जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है पीएच को कम कर देना। पीएच लेवल आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में बहुत अच्छे से। ठीक है। तो पीएच लेवल को कम करने से भी हम खाद्य पदार्थ को संरक्षित कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताती हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाद्य पदार्थ को नष्ट होने से बचाने की कोई एक विधि बताइए, या फिर सभी विधियों के नाम लिखिए और किसी एक विधि को बहुत अच्छे से व्याख्या कीजिए, उसकी एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो फिर आपको क्या करना है, इन सभी विधियों के नाम आपको लिख देने हैं, जो आपकी बुक में दिए हों वो लिख देना, या फिर जो आपके सपोर्ट मटेरियल में है वो लिख देना। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया निर्जलीकरण यानी कि जल को हटाना, तो अगर आप यहाँ पे निर्जलीकरण लिख के आते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है टीचर को, और अगर आप जल को हटाना लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। क्योंकि अभी 12th क्लास में हो चुके हैं, तो इतने तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, तो इसलिए बता रही हूँ। तो फिर आप उसमें एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना है आपका हिमीकरण का प्रोसेस। हिमीकरण का प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि निर्जलीकरण आपका बहुत छोटा सा है। हिमीकरण में मैंने आपको रेफ्रिजरेटर बता दिया और आपका फ्रीज़र बता दिया। ठीक है। 2 है, एक और होता है इसका टाइप आपका। ठीक। तो ये तीनों आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसके बाद इसका लाभ दे दीजिएगा, इसकी हानि दे दीजिएगा। ठीक है। लाभ अगर हम दें तो लाभ में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहला तो लंबे समय तक चलेगा खाद्य पदार्थ। दूसरा जो आवागमन है उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी खाद्य पदार्थ को पहुंचा सकते हैं बिना उसमें कुछ खराबी हुए। ठीक। तो 2 लाभ बता दिए। अब इसकी हानि क्या होगी, ये सस्ता नहीं होता है, खर्चीला होता है, यानी कि इसमें पैसे जो हैं ज़्यादा लगते हैं। जैसे कि पैसे कैसे लगेंगे, सबसे पहले तो हमें रेफ्रिजरेटर ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपकी बिजली होती है इलेक्ट्रिसिटी उसी से चलता है ये, तो चलेगा तो उसका पैसा जो बिल होता है बिजली बिल वो भी आएगा और वो भी हमें भरना पड़ेगा। तो ये पैसे के मामले में खर्चीला जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण और संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण किस तरीके से है। पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशंस कराना चाहती हूँ, फिर पिक्चर दिखाऊंगी, क्योंकि डेफिनेशन के बिना अगर आप देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा। सबसे पहला है संरक्षित खाद्य पदार्थ। तो संरक्षित खाद्य क्या है, इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियाँ उत्पादों के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती। जैसे कि आपकी सफोजल मटर होती हैं, ठीक है, सफोजल सब्जियां होती हैं, डिब्बाबंद फल होते हैं। अब मार्केट्स में आजकल जो डिब्बाबंद फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो आने लग गए हैं। सफोजल मटर आने लग गई है, यानी कि मटर के सीज़न बेशक से ना हो, फिर भी आपकी जो मटर है वो आपको मार्केट्स में मिल जाती हैं। तो वो क्यों मिलती हैं, क्योंकि उनका बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। तो यही आपका संरक्षित खाद्य जो है वो कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसी विधि जो है उन्हें अपनाया जाता है जिससे कि क्या हो, जो आपका खाद्य पदार्थ है उसके गुणों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो, ज़्यादा बदलाव ना हो और वो लंबे समय तक चल सके। ठीक।
अब संरक्षित खाद्य पदार्थों के बाद आपके विनिर्मित खाद्य पदार्थ आ जाते हैं। तो विनिर्मित क्या होते हैं? इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी समाप्त हो जाते हैं और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां काम में लाई जाती है। विभिन्न संगठनों जैसे कि नमक, शक्कर, तेल या रासायनिक संरक्षकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अचार, जैम और मुरब्बा। आपने आंवले का मुरब्बा देखा होगा, और अचार भी बहुत तरीके के अचार आते हैं मार्केट्स में। गाजर का अलग से आता है, आम का अलग से आता है, मिर्ची का अलग से आता है। बहुत अलग अलग तरीके की जो वेराइटीज़ हैं वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो विनिर्माण का अर्थ मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था। क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि विनिर्माण का अर्थ होता क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से आंसर बताइए अगर आपने अच्छे से चैप्टर 1 को, मतलब पार्ट 1 को देखा है तो। आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों ने बता दिया होगा, तो अभी बताती हूँ जिन्होंने नहीं बताया कोई बात नहीं। विनिर्मित यानी कि विनिर्माण का अर्थ होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने आटे से बिस्किट बनाया, तो वो एक विनिर्माण है। ठीक है, विनिर्माण का अर्थ ही ये होता है कि हम उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन लाएं, कुछ ऐसे बदलाव लाएं जिससे कि जो उसका रंग रूप है, उसका जो स्वाद है वो बदल कर कुछ और आ जाए। ठीक है, अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे कि दूध से पनीर बना दिया तो उसका विनिर्माण है, उसे हमें एक अलग चीज़ में खाते हैं। आपने पनीर की सब्ज़ी खाई है लेकिन कभी दूध की सब्ज़ी नहीं खाई, ऐसा क्यों होता है? कभी दूध की सब्ज़ी नहीं खाई ना, क्योंकि पनीर जो है उससे सब्ज़ी बनती है, दूध से कभी सब्ज़ी नहीं बनेगी। दूध फट जाएगा और फटने के बाद वो पनीर बन जाएगा। ठीक है, छेने टाइप में। ऐसे ही आपका जो अचार हैं, जैम हैं, इन तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपकी किससे बनती हैं? विनिर्मित जो प्रोसीजर है आपका उससे होता है। कैसे? अब जो यहाँ पे आपकी कच्ची सामग्री है, यानी कि जो पहले से एक खाद्य पदार्थ है, जैसे कि आपका नमक है, चीनी है, ये सब क्या है? ये भी एक खाद्य पदार्थ के अंदर आते हैं। इन्हें भी संरक्षित करने के लिए हमें काफ़ी सारी विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को, इनकी हेल्प से हम जो नई नई चीज़ें बनाते हैं उनको अच्छे से संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि जो अचार है उसमें नमक डलता है, तेल डलता है, तेल बहुत ज़्यादा डलता है। आपने सुना होगा कि जो अचार होता है अगर उसमें तेल जो है वो तैरता हुआ ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अचार ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो आपका पानी है और जो आपकी हवा है, यानी कि हवा के अंदर जो आपके ऑक्सीजन है वो और अचार, उसके बीच में एक लेयर आ जाती है। कौन सी? एक बीच की जो ये लेयर आती है वो आपकी तेल की होती है, जिससे कि वो दोनों आपस में नहीं मिल पाते और जो छोटे छोटे जीवाणु हैं वो नहीं पनपते। क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु हैं, उनको बढ़ने के लिए पानी, हवा यानी कि ऑक्सीजन, इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर है फॉर्मूलाबद्ध खाद्य। तो फॉर्मूलाबद्ध खाद्य क्या है? विभिन्न संगठनों को मिलाकर या फिर संसाधित करके ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें प्राप्त खाद्य उत्पादों का शेल्फ लाइफ काल अपेक्षाकृत अधिक हो सके। उदाहरण के लिए डबल रोटी, बिस्किट, आइसक्रीम, केक, कुल्फ़ी। आइसक्रीम जो है आपकी किससे बनती है? दूध से बनती है। लेकिन हमने तो अभी पढ़ा था कि दूध जो है वो 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। 2 से 3 दिन की उसकी शेल्फ लाइफ होती है, और शेल्फ लाइफ में आपको पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। दोबारा नहीं करूँगी वरना वीडियो जो है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो उसे जाके देखिए, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब बात कर रहे थे हम आइसक्रीम की, कि आइसक्रीम दूध से बनती है और दूध आपका 2 से 3 दिन में जो है ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मीन्स वो खाने लायक या पीने लायक नहीं रहता है। लेकिन आइसक्रीम जो है हम उसे 2 से 3 महीने आराम से चला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जिसकी मदद से क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ को हम बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थों का। कुछ ऐसे जो संगठनों को मिलाकर या फिर संसाधित जो आपके उत्पादन हैं उनको आपस में मिलाकर कुछ ऐसा नया चीज़ तैयार करना जिसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए, यानी कि वो अधिक लंबे समय तक चल सके। जिसके आपके एग्जांपल्स मैंने आपको आइसक्रीम अच्छे से बता दिया, बिस्किट आपका हो गया,
ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुल्फ़ी, चॉकलेट्स, ठीक। उसके बाद है खाद्य व्युत्पन्न। खाद्य व्युत्पन्न क्या होता है? उद्योगों में खाद्य पदार्थों के संघटकों को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे गन्ने से शक्कर। अब गन्ने से हम सभी को पता है, गन्ने से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, चीनी बनती है, ठीक है। तो चीनी आप चाय में इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाने के लिए आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने चाय बनाने के लिए गन्ने के जूस का इस्तेमाल किया है? नहीं। और ना ही कभी हम कर सकते, क्योंकि उससे जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक। तो खाद्य व्युत्पन्न का अर्थ क्या होता है? जो कि आपके खाद्य पदार्थ है उसमें हमारी जो कच्ची सामग्री है, अब देखो चीनी बनाने के लिए उसकी कच्ची सामग्री क्या हो गई? गन्ना हो गई। ऐसे ही बिस्किट बनाने के लिए उसकी कच्ची सामग्री क्या हो गई? आटा हो गई, मैदा हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम। तो कच्ची सामग्री में कुछ ना कुछ बदलाव करके उसमें से हमें और भी अच्छी चीज़ जो प्राप्त हो जाती है वो आपकी खाद्य व्युत्पन्न हो कहलाती है। जैसे कि गन्ने से चीनी बना ली, शक्कर बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर है श्लेषित खाद्य। तो श्लेषित खाद्य क्या होते हैं? ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक श्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं, जैसे कि उद्योगों में उपयोग में आने वाले एंजाइम या पोषक जैसे विटामिन। अब जो श्लेषित खाद्य पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? देखो आप सभी ने जो आपका शुगर फ्री जो आपके शुगर फ्री बिस्किट्स आते हैं, यानी कि जिसमें शुगर नहीं होती, जैसे कि काफ़ी लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ हो जाती हैं, तो उन लोगों को चीनी खाने के लिए मना किया जाता है। तो उसके लिए चीनी के स्थान पर दूसरी जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? हम चीनी का बचाव कर सकते हैं, यानी कि मधुमेह जो है उससे हम बचाव कर सकते हैं। यानी कि अगर हम उसे डालते हैं तो क्या होगा? हमें मीठे का स्वाद आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर जैसे शुगर से हमें स्वाद आता है वैसा ही आए, ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग उतना आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके श्लेषित खाद्य पदार्थ के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आपके जो पोषक तत्व विटामिन्स होते हैं ये सभी ऐड करना। अब आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे एड्स देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट्स टीवी में आते हैं। जितने भी नमक होते हैं वो अपना जो ऐड है कुछ इस प्रकार से देते हैं कि हमारे नमक में है आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक। तो जो आयोडीन है वो आपका क्या होता है? वो आपका सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि छोटे जो पोषक तत्व हैं उनमें आ जाता है। जैसे कि हमें आयोडीन जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम उसे नहीं ले रहे हैं तो उसकी कमी से हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, ठीक है। इसीलिए जो नमक है उसके अंदर आयोडीन जो है उसे मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन होता नहीं है लेकिन उसमें ऐड किया जाता है। तो जो चीज़ मिलाई जा रही है इसका मतलब वो आपके श्लेषित खाद्य पदार्थ के अंदर आ जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक। उसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आजकल वुमेंस के लिए अलग अलग तरीके के शेक्स आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वुमेन होलिक्स आ रहा है आपका, आप सभी ने उसका ऐड देखा होगा। उसमें आपको दिखाया जाता है कि जो महिलाएं हैं 30 के बाद उनकी उम्र में क्या होता है, जो हड्डियां हैं उनकी बोन्स जो हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए कैल्शियम जो है वो उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, जिससे कि आपके अंदर जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर पर जो किशोरी हैं और महिलाएं, उनके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बोला है। उसके बाद है कार्यमूलक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? ये खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक है वो प्रभाव डालते हैं। यानी कि कार्यमूलक खाद्य पदार्थ अभी आपको दिखाती हूँ। कार्यमूलक खाद्य पदार्थ आपके कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि हमारे जो हेल्थ है उसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि आपका प्रोबायोटिक जो है, एक तरीके की ये पीने के लिए जूस टाइप में होता है, शेक तरीके से, और इसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके की पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपके कार्यमूलक के अंदर आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर है आपका चिकित्सा खाद्य। तो चिकित्सा खाद्य क्या है? ये रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि कम सोडियम वाला नमक, लैक्टो जो बिना दूध का लैक्टोज होता है, आप सभी ने देखा होगा
बिना दूध का लैक्टोज नहीं, बिना लैक्टोज का जो दूध होता है आपका, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को लैक्टोज का परहेज़ लेना पड़ता है उनकी बीमारी के कारण। तो चिकित्सा खाद्य से तो आपको समझ जाना, चिकित्सा यानी कि जो रोगी हैं उनके खाद्य पदार्थ में, उनके आहार में कुछ ना कुछ चेंज करके जो चीज़ बनाई जाती है वो आपकी चिकित्सा खाद्य के अंदर आती है। अब मैं आपको सभी चीज़ों के फोटोग्राफ्स जो हैं दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था संरक्षित खाद्य पदार्थ। तो संरक्षित खाद्य पदार्थ का एग्जाम्पल क्या था? सफोजल मटर, ठीक। श्लेषित आपका, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें के जो पौष्टिक तत्व हैं वो मिलाए गए हैं। विनिर्मित खाद्य पदार्थ में आपको यहाँ पे अचार दिख रहा होगा। उसके बाद फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ यानी कि किसी फॉर्मूले के बेसिस से बनाया गया है, ये आपका केक दिखाया दे रहा है आपको, बिस्किट्स हैं। खाद्य उत्पन्न जो है नमक, चीनी, तेल, ये सभी चीज़ें, ठीक। और इनसे मिलकर क्या बन रहा है? इनसे मिलकर अलग अलग चीज़ें बन रही हैं जिससे हम अपने खाद्य पदार्थों का बचाव कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है चिकित्सा खाद्य पदार्थ। मैंने आपको पहले ही बताया था, बिना सोडियम का नमक क्या होता है? काफ़ी सारे लोगों को जो उच्च रक्तचाप है उसकी बीमारी होती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। उसमें सोडियम की मात्रा जो है वो कम लेनी होती है, इसीलिए आजकल आपके जो नमक है वो इस तरीके के आने लग गए हैं जिसके अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है। हालांकि ये नॉर्मल व्यक्तियों के लिए नहीं होता है, ये केवल उन्हीं के लिए होता है जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप के रोग से वो ग्रस्त हैं, ठीक है। तो नॉर्मल है तो नहीं खाना चाहिए। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल सही रहता है तो आपको इस नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्यमूलक खाद्य पदार्थ मैं आपको पहले दिखा चुकी थी। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में लगे हुए व्यवसायिकों में व्यापक ज्ञान और कौशलों के 3 स्तर। यहाँ पे आपके कुछ स्तर आपको दिखाए गए हैं, हालांकि आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ये है सामग्री के रूप में खाद्य, फिर है ये आपको कौशल दिखाए जा रहे हैं। कौशल यानी कि स्किल्स, आपके अंदर क्या क्या कौशल होने चाहिए अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं नीचे, लेकिन उससे पहले आपको ये 3 चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो सेकंड है आपकी खाद्य उत्पादन विकास और रेसिपी विकास। इसमें आपको बस ये समझना है कि अगर हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना है, बचाना है, तो उसके लिए हमें खाना बनाना आना चाहिए। अगर हमें खाना बनाना नहीं आता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, ना तो चाय बनानी आती, ना कोई नूडल्स बनाने आते, कुछ भी नहीं आता उन्हें बनाना, तो वो किस तरीके से अपने खाद्य पदार्थ को घर में संरक्षित कर सकते हैं? यानी कि जो विधि हमने पढ़ी वो तो फिर वो अपने खाद्य पदार्थों पर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना। इसीलिए जो खाना बनाना आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से शेफ़ हो, आपको हर एक चीज़ परफेक्ट आती हो, लेकिन एटलीस्ट आप कम से कम उसे बना पका तो सकते हैं, इतना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कौशल आपके, और फिर कौशल के बाद आपके जो कार्य क्षेत्र हैं वो आते हैं, एंड देन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो फटाफट से देख लेते हैं इसके कौशल। आपको इसमें खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी जो है होनी चाहिए। कच्चे और पके हुए निर्मित खाद्य पदार्थ जो हैं उनको किस तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो कितनी होती है, इन सब का विश्लेषण हमें करना आना चाहिए। उसके बाद है खाद्य सामग्री बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण और खाद्य उत्पादन में उनका प्रयोग, यानी कि नई नई जो तकनीकी हैं, हम हमारे मन में मतलब हम क्रिएटिव भी होने चाहिए, इस उसे कहूँ तो मैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो हम नई नई तकनीकों को क्या करेंगे, उनको सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो तकनीकें होती हैं वो सोचने से ही निकलती हैं, ऐसे ही थोड़ी निकल जाएंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, जैसे कि आपको जो लेबल है वो लगाना आना चाहिए, जो खाद्य पदार्थ है उसको किस तरीके से पैक करते हैं वो आपको पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए। अच्छा, अभी लेबल की आपकी बात हुई है, तो लेबल की बात हुई तो क्यों ना सबसे पहले लेबल के बारे में समझा जाए। आपको लेबल के बारे में पता होगा, लेबल होता क्या है? नहीं पता है, मैं बताती हूँ। जो आपके कुछ भी लगा लो, कोई बिस्किट है, चॉकलेट है, या कोई भी चीज़ है, टॉफ़ी ही क्यों ना हो, एक छोटा सा टॉफ़ी का रैपर जो होता है, जो टॉफ़ी के ऊपर एक पूरा का पूरा रैपर आपका लगा हुआ आता है, उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिखती हैं, यानी कि उस टॉफ़ी का नाम तो दिखता ही है। जैसे कि बहुत सारी टॉफ़ीज़ होती हैं आपकी, एप्पल की होती है, मैंगो की होती है, कंपनीज़ के नाम होते हैं, जैसे कि मेलोडी एक कंपनी है, ठीक है, पार्ले उसकी ब्रांड है,
तो ये सभी चीज़ें जो आपकी उस पैकेट पे लिखी हुई होती हैं, ये आपका लेबल होता है, जो कि हर एक पैकेट पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका बैच नंबर आ गया, आपका एमआरपी आ गया, आपका मानकीकरण चिन्ह आ गया। मानकीकरण चिन्ह से क्या मतलब है, जो आपका FASSI होता है, ये जो चिन्ह है आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर देखा होगा, जो आपके खाने पीने की चीज़ें होती हैं। अगर ये चिन्ह उसके ऊपर नहीं है, उस पैकेट के ऊपर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो कंपनी है वो गारंटी नहीं ले रही है कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो पूरी तरीके से स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, अच्छे तरीके से बनाया गया है या नहीं। अगर उसके अंदर कुछ भी खराबी मिलती है तो फिर हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। और आजकल ये सारी चीज़ें बैन हो चुकी हैं, ठीक है। बैन क्यों हुई हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे जो कंपनीज थी वो ऐसे बना देती थी और उनका जो खाने पीने का सामान था वो ख़राब होता था। ऐसे ही आपकी कंपनीज के नाम मैं यहाँ पे नहीं बोल रही, लेकिन बहुत सारी कंपनी के नाम ऐसे हैं जिन्होंने पहले जब उन्होंने अपने ब्रांड को स्टार्ट किया तो उन्होंने जो ये मानकीकरण चिन्ह था इसका प्रयोग नहीं किया था, जिससे कि क्या होता था, जिससे कि उनके खाद्य पदार्थों में मिलावट जो है वो मिलती थी। तो अगर आपको अभी नहीं दिखे कहीं पर भी ऐसा कोई चिन्ह, तो आपको तुरंत ही क्या करना चाहिए, तुरंत ही आपको सामान को नहीं लेना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए ही पढ़ाई जा रही है। अब पाठ्यक्रम यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी इस फील्ड में जाने के लिए, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, 10th और 12th तो पक्की तरीके से करनी है। होम साइंस के थ्रू आपको 12th ज़रूर करनी है। उसके बाद आप BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा ले सकते हैं खाद्य विज्ञान में, फूड साइंस जो होता है उसमें, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान में ले सकते हैं, और भी बहुत सारी डिग्री जो है आप कर सकते हैं। तो ये आपकी जो मैंने बता दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से कि आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं अपनी 12th के बाद। उसके बाद है आपको कहाँ कहाँ काम करने को मिलेगा अगर आपने इस के लिए पढ़ाई की है तो आपको होटल में कोई काम करने के लिए मिल सकता है, अस्पतालों में मिल सकता है, यानी कि जहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर आपको काम मिल जाएगा। जैसे कि लेबल लगाने और पैक करने में, पैकेजिंग में मिल सकता है। लेबल के अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक्सपायरी डेट जो होती है वो भी आपके लेबल के अंदर आती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लेबल के अंदर आती हैं। और आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो जो है इसे देखने के बाद फटाफट से कुछ भी आपके घर में कोई भी पेप्सी वगैरह की बोतल रखी हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो, या आपके पास कोई टॉफ़ी हो, तो उसका रैपर उठा के देखना, उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि कब वो पदार्थ बना है, कब वो ख़राब होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके पेपर में आती हैं, इसीलिए बता रही हूँ। तो काम करने के लिए बात कर रहे थे, तो हम बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकते हैं, जैसे कि कारखानों में आप कार्य कर सकते हैं, कोई डेयरी हो उसमें आप कार्य कर सकते हैं, और मछली या मांस संस्थान में आप काम कर सकते हैं, फल सब्जी संसाधन में काम कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इन संस्थानों के विभिन्न विभागों में अपनी प्रवीणता का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्रय और भंडारण, संसाधन विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन। तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इन्होंने यहाँ पे स्वरोजगार के अवसर लिखे हैं, यानी कि आप खुद से भी अपना जो कार्य है वो कर सकते हैं, अपना रोज़गार खोल सकते हैं, कमाने का एक साधन बना सकते हैं, अगर हमें इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका ज्ञान है तो। जैसे कि हम अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सभी चीज़ों का जो सभी नियम है, जो सभी कानून के थ्रू जो रूल्स बने हुए हैं उनका क्या करना पड़ेगा, उनका पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके करियर के लिए कुछ अवसर आपको दिए हुए हैं, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि होम साइंस में टीचिंग के लिए आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, चाहे आप अपना चैप्टर 2 पढ़ा हो नैदानिक पोषण या आहारी की, चैप्टर 3 पढ़ा हो जन पोषण और स्वास्थ्य, चैप्टर 4 पढ़ा हो खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, या फिर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं होम साइंस की बुक में, इन सभी में जो भी आपको कार्य क्षेत्र बताए हुए हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप टीचिंग में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी सारी चीज़ें, मैंने सब चीज़ें आपको बता दी इस चैप्टर की, और चैप्टर आपका मेरी तरफ से हो गया है कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड हमारी इंस्टाग्राम की आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है और अगर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय द वे कमेंट बॉक्स भी आपके पास है, आप यहाँ पे भी अच्छे से कमेंट करके बता सकते हैं आपकी कोई भी दिक्कत है। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम आपकी सभी कमेंट्स का आंसर दें। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट्स हिंदी मीडियम में कराए जाते हैं। ठीक है, तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।